हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व। उसी में हम लोग जो है आपका बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 की भारत में राष्ट्रवाद को हम देख रहे थे। और उसी में हम लोग आपका असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में पढ़ रहे थे। खिलाफत आंदोलन को पढ़ा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को पढ़ा, भारत में कंडीशंस को पढ़ा कि कैसे आपकी सारी कंडीशन थी, अकाल की स्थिति को हमने देखा और बहुत सारे ऐसे पहलू थे जिन पर हमने इस चैप्टर के अंदर गौर करके एक एक चीजों को बहुत महत्व तरीके से हमने इनको देखा और समझा और इनको एक एक करके जो है जानने का प्रयास किया। तो कल जो हम लोग पढ़ रहे थे, हम देख रहे थे कि कैसे बागानों में लोग आपका स्वराज चाह रहे थे। एक शब्द आया था स्वराज का, और स्वराज का जो मतलब था हर लोगों के मायने अलग हो गए थे। कांग्रेस के लिए स्वराज का मतलब था कि भारत का शासन हो, लेकिन जो आम लोग थे उन्होंने कुछ अलग ही मीनिंग निकाला स्वराज का। और बेसिकली अगर हम बात करें जो आपके बागान मालिक थे, इन लोगों ने क्या निकाला स्वराज का मतलब। देखिए पहले क्या होता था, कुछ लोगों को जबरन किसी क्षेत्र से आपका बंधुआ मजदूर बनाकर किसी दूसरी जगह आपके बागानी क्षेत्रों में छोड़ दिया जाता था। एग्जाम्पल आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे कि आपका श्रीलंका में आपका तमिल जो आपके लोग थे उनको आपका जबरदस्ती वहां ले जाया गया। असम में दार्जिलिंग वाला जो पार्ट है, वेस्ट बंगाल जहां पर चाय होती है, अब कॉफी होती है, कर्नाटक, बहुत सारे ऐसे रीजन थे भारत में जहां पर कमर्शियल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने जबरदस्ती लोगों को मजदूर करके जबरन मजदूरी बनाकर वहां रखा हुआ था। यानी कि आप मजदूरी करिए, आपको केवल खाने को मिलेगा, लेकिन आपको ना पैसा मिलेगा ना आप वहां से बाहर जा सकते हैं। क्लियर है। तो ऐसे लोग रह रहे थे, तो उनके लिए स्वराज का शब्द जब आया तो गांधी जी उन्हें क्या लगने लगे, आपका भगवान नजर आने लगे कि हमारे लिए कोई भगवान आ गया है, कोई ऐसा अब आपका फरिश्ता आ गया है जो हमारी इन समस्याओं को अब हमसे दूर कर देगा और हमें इन समस्याओं से निकाल देगा। और तो वो क्या करने लगे, नए नए अपने ख्वाब अपने मन में आपका सजाने लगे। और क्यों ना सजाते, स्वराज की बात जो भारत में हो रही थी, गांधी जी जो इतने बड़े आंदोलन कर रहे थे, तो वो सब उनके दिमाग में छाप छोड़ रहे थे। समस्या क्या हुई कि जो लोगों ने बागानों को छोड़कर भागे वो अपने घर ना पहुंच पाए, क्योंकि जहाज नहीं चल रहे थे, परिवहन सुविधा ठप हो चुकी थी। क्योंकि सब जगह कौन थे, जब गांधी जी ने आह्वान किया था कि सब लोग काम करने से क्या कर दें, असहयोग कर दें, तो लोग अपने घर ना पहुंच पाए। जो आपके मजदूर थे उनको जबरदस्ती आपका फिर पकड़ लिया गया, उनको बहुत मारा गया, आपकी यातना दी गई, यानी कि स्थिति बरसे और बदतर हो गई। ठीक, तो ये कंडीशन थी आपका मजदूरों की जो लोग बागान मालिकों में करते थे। मैं आपसे ये कहता हूं कि जो गांव में आपका लोग रह रहे थे उनकी स्थिति फिर भी ठीक थी। जमींदार लोगों के यहाँ जो लोग आपका काम कर रहे थे, भले ही उनको इतना अच्छा स्टैंडर्ड ना मिल रहा हो, खाने के लिए एक वक्त का खाना मिलता हो, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति अच्छी थी। लेकिन बागानों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति इतनी खराब थी कि उनको ना तो खाना मिलता था, ना वो बागान से बाहर जा सकते थे। और कुछ लोगों का तो जीवन ऐसा था जो 15 साल के अंदर गए थे और 50 साल के बाद वो लोग बाहर निकले, उन्होंने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। तो ऐसी ऐसी भी कहानी देखने के लिए मिली है जो अतीत में रही है। तो अब हम देख चुके हैं कि उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे। तो इतना आप लोग देख लिए थे, इतना पढ़ लिए थे, इतना जान लिए थे। तो इस तरह से ये कुछ स्थिति का जो एक आपका मंजर का इमेज हमने देखी है, आप इसे देख सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलने का विचार करते हैं और देखते हैं क्या है। तो जब गांधी जी क्या कर रहे थे, आपका असहयोग आंदोलन चला रहे थे, तो गांधी जी ने कंडीशन रखी थी कि असहयोग आंदोलन अगर आपका चलता है तो इस असहयोग आंदोलन के अंतर्गत मैं कभी भी क्या नहीं करूंगा, किसी भी मामले में हिंसा आपके बर्दाश्त नहीं करूंगा। यानी कि आपको कोई लड़ाई झगड़ा, कोई हिंसक टकराव, आपको मुठभेड़ नहीं करनी है, सरलता से अपना आंदोलन करना है, सत्याग्रह के साथ। सत्य मतलब सच, सच के साथ आग्रह करना है। तो एक ऐसी ही घटना हो जाती है हिंसक। कह रहे हैं गोरखपुर में स्थान है आपका चोरा चोरी, बाजार है, बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस था। गोरखपुर आपका शहर है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जिला है। तो वहां से क्या हो रहा था, असहयोग आंदोलन के दौरान जो एक जुलूस था वो आपका गुजर रहा था। अब उसमें क्या हो गया, पुलिस का और उनका क्या हो गया, हिंसा का आपका टकराव हो गया। इस घटना के बारे में महात्मा गांधी जी ने असहयोग को रोकने का आह्वान कर दिया। असल में स्थिति यह होती है, जब भी टकराव होता है
तो चोरा चोरी जो आपका कांड है, जो आपकी पुलिस चौकी है, इसको लोग आपका जला देते हैं पुलिस चौकी को, और इसमें बहुत सारे लोग जो है आपका मारे जाते हैं। और गांधी जी को जैसे ही पता लगता है कि ये आंदोलन हिंसक हो गया है, तो गांधी जी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को क्या करते हैं, स्थगित करने की घोषणा कर देते हैं कि क्या करता हूं मैं, असहयोग आंदोलन को वापस लेता हूं। और गांधी जी क्या करते हैं कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। अब इसमें देखिए यूनिट नंबर 3 शुरू हो रही है, आप ध्यान देंगे इसकी यूनिट्स क्या है। यूनिट्स हैं, सभी ने अवज्ञा आंदोलन की ओर। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। क्या कर लिया कि मुझे को क्या करना है, अब असहयोग जो आंदोलन है वो मेरे को वापस लेना है। ठीक, उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रही को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। व्यापक प्रशिक्षण मतलब किस तरह से हम लोगों को आंदोलन चलाना है, उन लोगों को, जो लोग आंदोलन के कार्यकर्ता है, उनको कैसे ट्रेनिंग दी जाए। मुझे लगता है कि उनको क्या जरूरत है, एक उन्हें प्रशिक्षण की आपका जरूरत है। व्यापक मतलब बड़े स्तर पर। कांग्रेस के कुछ नेता ने इस तरह के जन संघर्ष से थक चुके थे। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित कई प्रांतीय परिषदों में चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। अब इसी दौरान एक एक्ट आता है, भारत सरकार अधिनियम 1919, और ये क्या था, ये था आपका कि लोगों को मौका दे रहा था प्रांतीय चुनाव में हिस्सा लेने के लिए भारतीयों को। तो कुछ की इच्छा ये थी कि हम लोग क्या करें, प्रांतीय चुनावों में हिस्सा लें और वहां बात करें। और जो कह रहे कि उनको लगता था कि परिषद में रहते हुए वो क्या कर सकते हैं, ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना चाहते हैं। कि देखिए, अगर आप विरोध करते हैं तो हमें बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम लोग आपका राज्य विधायी परिषद में चुनकर जाएंगे तो हम अंग्रेजों का जो है, जो वो आपकी नीतियां हैं, तो हम उसी के अंदर हम आपका विधान परिषद में क्या कर सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं। ठीक, इसके लिए काम कर रहे थे। सुधार की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण हो गया था कि ये परिषद लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं है। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीतिक में वापस लौटाने की कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। और ऐसे में क्या होता है कि जैसे ही आपका गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं, तो असहयोग आंदोलन को वापस लेने के साथ कांग्रेस का एक बहुत बड़ा खेमा क्या होता है, गांधी जी से नाराज हो जाता है। और उन नाराज होने में दो आदमी बड़े महत्वपूर्ण थे। एक थे सी.आर. दास, जिनका पूरा नाम है चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू। ये वो व्यक्ति हैं जो आपके जवाहरलाल नेहरू के आपके पिताजी हैं, जो उनके फादर हैं। ये दो व्यक्ति क्या होते हैं, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के वापस लेने के साथ बड़ी समस्या में आ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये गांधी जी के साथ ही अलग होकर एक अपनी पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी का एक ही मकसद था कि वो क्या करेंगे, हम देखिए पार्ट ऑफ कांग्रेस था, यानी कि स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंदर ही उसको बनाया गया था। और इनका सिंपल एक ही उद्देश्य था कि हम विधान परिषदों में चुनाव लड़ेंगे और विधान परिषदों में चुनाव लड़कर अंग्रेजी की नीति का विधान परिषद में आलोचना करेंगे और उनकी कार्रवाई को हम नहीं चलने देंगे। तो क्या कह रहे हैं कि सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति को वापस लौटाने के लिए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। कौन सी पार्टी बना दी, स्वराज पार्टी। किसने बनाई, सी.आर. दास यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्णतः स्वतंत्रता का दबाव बना रहे थे। अब कह रहे हैं इस समय दो भारतीय राजनीति में युवा नेता जन्मे हैं, एक है जवाहरलाल नेहरू और एक है सुभाष चंद्र बोस। ये दो नेता हैं जो आपके युवा हैं और इस समय युवा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और इनको खींचते हुए चलेंगे। ठीक, अब देखिए, जैसा युवा नेता ज्यादा उग्र जनता आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बना रहे थे, और क्या कर रहे थे कि हम लोग आपका पूर्ण दबाव बना रहे थे इन चीजों के लिए। अंतरिम बहस व सहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्हें 20 के दशक में आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा फिर एक बार बदल दी। अब कह रहे हैं कि आखिरी 20 साल ऐसे थे जिन्होंने राजनीति की रूपरेखा जिस तरह चल रहा था उसको पूरा चेंज कर दिया। ठीक, पहला कारक था विश्वव्यापी मंदी का असर, यानी कि
इनमें सबसे बड़ा कारक जो सामने उभर के आया था वो था विश्वव्यापी जो मंदी थी उसका असर दिखाई दिया और 1926 में कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थी, यानी कि जो भी एग्रीकल्चर गुड्स थे उनकी कीमत जो थी डाउन हो रही थी। 1930 के बाद तो पूरी तरह से धराशायी हो गई, कृषि उत्पादों की मांग गिरी, निर्यात में कमी होने लगी, किसानों को अपनी उपज बेचना, लगान चुकाना भारी पड़ने लगा और कह रहे हैं कि 1930 तक ग्रामीण इलाके में भारी उथल पुथल गुजरने लगी। और क्या हो गया कि बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहां क्या होने लग गई, उथल पुथल की चीजें जो थी बहुत ज्यादा होने लग गई थी। अब देखिए, इस पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टॉरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कराया। असल में होता क्या है कि जब 1919 का कमीशन आता है तो 1919 का जो आयोग आया था भारत शासन अधिनियम, तो ये भारत में पहुंच जाता है। तो इस अधिनियम की जांच करने के लिए ब्रिटेन सरकार एक कमीशन बनाकर भेजती है। उसी कमीशन को बोलते हैं सर जॉन कमीशन के नेतृत्व में आता है, जिसको हम कहते हैं साइमन कमीशन। ये क्या होता है और कैसा था, एक वैधानिक यानी कि लीगल आयोग बनकर आता है और राष्ट्रवादी आंदोलनकारी के जवाब में गठित इस आयोग में भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करता है। ये क्या कार्य था इस आयोग का कि भारत में किस तरह से व्यवस्था चल रही है, क्या कार्यशैली है, कैसे देखा जाए कि भारत में शासन व्यवस्था क्या है, इसकी जांच करी जाए कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत क्या चीजें हुई हैं और उसके बारे में सुझाव देना था। इसको, इस अधिनियम को, इस अधिनियम का किसको, साइमन कमीशन जो आ रहा था। इस आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, सारे अंग्रेज थे। अब इसका विरोध होता है साइमन कमीशन का। आपने सुना होगा कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए कौन, पंजाब के एक बहुत प्रसिद्ध नेता जिनको सरदार भगत सिंह बहुत मानते थे, अब आपको उनका नाम बताना है, ठीक। अब क्या होता है कि वो इसी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, जिनका नाम था लाला लाजपत राय। उनकी सैंडर्स द्वारा लाठी चलाने के आदेश से एक सिपाही उनके सर पर आपका लाठी मार देता है, जिससे क्या हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है और ये फिर एक विद्रोह का रूप ले लेता है। देखिए, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो साइमन कमीशन था वो भारत क्यों आया था। तो बिल्कुल सिंपल, 1919 भारत शासन के अधिनियम को जांच करने के लिए आया था, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा इसका पर्पस क्या था, तो बच्चों पता होना चाहिए। दूसरा इसका जो विरोध का कारण बना, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे क्या थे, अंग्रेज थे, ठीक। अब देखिए होता क्या है, उन्नीस में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचता है, तो देखिए 1919 में आया, फिर उसके बाद कब आया, 1928 में क्या पहुंचता है, साइमन कमीशन भारत पहुंचता है। अब आप कहेंगे सर भारत कैसे पहुंचता है, क्योंकि उस समय जो आयोग बना था आपका लंदन में बना था, ठीक। और सबसे पहले कहां पहुंचता है, तो जो साइमन कमीशन है, जो साइमन है, सर साइमन, वो कहां पहुंचते हैं, बॉम्बे पहुंचते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 1928 में साइमन कमीशन जब भारत पहुंचता है तो उसे स्वागत में साइमन कमीशन वापस जाओ, यानी साइमन कमीशन गो बैक के नारा दिया गया। यानी कि गांधी जी ने ये रूपरेखा बाप की तैयार कर दी कांग्रेस के नेताओं ने कि अगर जैसे साइमन कमीशन आता है तो पूरे भारत में उसका विरोध किया जाएगा। और किस रूप में, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगने लगे, यानी कि साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत को डोमिनियन स्टेट में गोल मेज का ऐलान कर दिया। उन्होंने क्या कह दिया कि जब साइमन कमीशन को कोई बांधने के लिए तैयार नहीं हुआ तो गांधी जी, और देखिए अगर आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे तो हिस्ट्री बहुत व्यापक रूप में आपको मिलेगी। तो 1929 में क्या होता है, गांधी जी के बीच और क्या होता है, लॉर्ड इरविन के बीच एक आपका समझौता होता है और वो कहते हैं कि आप गोलमेज सम्मेलन के लिए रेडी हो जाइए, जो कहां होना है, आपका लंदन में होना था, ठीक। तो कांग्रेस पहले गोलमेज सम्मेलन में वापस शामिल नहीं होती है, क्योंकि इस समय भारत में चल रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन।
इसलिए क्या कर रही थी, कांग्रेस वहां उसमें भाग नहीं लेती। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा नहीं बताई, सिर्फ उन्हें कहा कि इसे भावी संविधान के बारे में चर्चा की जाएगी। अब 1929 में भारतीयों को एक आपका लॉलीपॉप दे दिया कि आपको डोमिनियन स्टेट मिलेगा। क्या मिलेगा? डोमिनियन स्टेट, यानी कि कार्यपालिका तुम्हारे अंडर रहेगी, बाकी सब कुछ ऊपर सर्वे सर्वा हम रहेंगे। तो भारतीय इसमें भी खुश थे, क्योंकि 1928 की रिपोर्ट में क्या कर रहे थे, ये लोग मांग कर रहे थे डोमिनियन स्टेट की। जो स्वराज पार्टी बनाई थी उसका मुख्य कारण ये था कि हमको स्वराज चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा नहीं बताई, उन्हें सिर्फ इतना कहा गया कि संविधान के बारे में, भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोल में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। भावी संविधान के बारे में गोल में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, यानी कि ये कब संविधान बनेगा इसकी कोई रूपरेखा नहीं है, बनेगा नहीं बनेगा इसका पता नहीं, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा कुछ हो सकता है। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। कांग्रेस वालों को पता था कि झूठ बोल रहे हैं अंग्रेज, इसलिए वहां से कोई भी नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस के तेज तर्रातर खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा। अब युवा नेता थे तो बात इन्होंने क्या करी, अपने विरोध से करी। ठीक उधर उदारवादी और मध्यम वर्गीय नेताओं ने ब्रिटिश डोमेन के भीतर संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे। अब कह रहे जो उदारवादी नेता थे, अब देखिए दो गुट थे, एक उदारवादी एक उग्रवादी। उदारवादी वे थे जो अंग्रेजों में विश्वास रखते थे कि अंग्रेज हमको डोमेन स्टेट देंगे, अच्छे से काम चलेगा। कारण ये था क्योंकि वो सब आपके लंदन रह के आए थे, तो उन्होंने आपका लंदन की स्थिति को देखा था, उन्हें लगता था कि भारत भी आपका लंदन हो जाएगा। क्लियर है? जबकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस क्या थे, उग्र थे। वो बातों का, अंग्रेजों के बातों का विश्वास नहीं करते थे और उनका जमकर उनकी नीतियों का विरोध करते थे। तो इन्हें क्या लगने लग गया कि जो आपके मध्यम वर्गीय थे और आपके उदारवादी नेता थे, कि ऐसा हो सकता है कि ब्रिटिश डोमेन के भीतर क्या मिले, एक संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे कि ऐसा मिल सकता है। लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था, इनका उदारवादी और आपका मध्यम वर्गों का। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या होता है, लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और यहां बात रखी गई पूर्ण स्वराज की। यानी कि हमें अब क्या नहीं चाहिए, डोमिनियन चाहिए नहीं चाहिए, अब हमको पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब हमको पूरी आजादी चाहिए। और औपचारिक रूप से मान लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इन्होंने क्या कर दिया, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और यही कारण है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, क्योंकि हम 26 जनवरी 1930 को ही हम आपका पूर्ण स्वराज मनाने लग गए थे। उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष के लिए स्थापित होने लगे। इस उत्सव की ओर बहुत सारे लोग कम ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता की इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा की जिंदगी में ठोस मुद्दे से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। अब गांधी चाह रहे थे कोई और रास्ता मिल जाए जिससे चीजें हो जाए सारी। अब देखिए साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण धरने के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर हमला कर दिया। प्रदर्शन में गहरे जख्म के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती। प्रश्न बनता है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए भारत के किस उग्रवादी नेता की मृत्यु हो जाती, उग्रवादी राष्ट्रवादी, क्षमा चाहूंगा, उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो जाती है। उनका नाम था लाला लाजपत राय। अब देखिए ये फोटो को थोड़ा सा एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बीच में गांधी जी बैठे हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस बैठे हुए हैं और बहुत सारे ऐसे गद्दावर नेता हैं जो आपके बैठे हुए। ये उस समय का सबसे एलीट क्लास था, जो एलीट वर्ग था, तो आपको देखने के लिए मिलेगा। देख लिया बच्चों? एक बार देख लीजिए, जितना पढ़ा है उसमें कुछ पूछ लीजिए। कोई भी डाउट लगता है आपको, कोई चीज आपको समझ नहीं आती, देख लीजिए एक बार। कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है, कुछ चीज समझ नहीं आ रही है मेरे प्यारे बच्चों।
देख लिया, आगे बढ़ जाएं। चलिए ध्यान दीजिए, इससे आगे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, इलाहाबाद में कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई और 1931 महात्मा गांधी के अलावा इस चित्र में आप सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे बाएं ओर, जवाहरलाल नेहरू सबसे दाईं ओर, सुभाष चंद्र बोस बाईं ओर, 5वें को आप देख सकते हैं। देखिए, सरदार पटेल भी बैठे हुए हैं, सारे नेता हैं, सुभाष चंद्र बोस। ठीक, अब एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस की शपथ 26 जनवरी 1930। हमारा विश्वास है कि किसी भी समाज की तरह भारतीय जनता का भी एक यह अहर्निश अधिकार है कि उन्हें आजादी मिले, अपनी मेहनत का फल मिले और जीवन में सभी आवश्यकता पूरी हो, जिससे उन्हें आगे बढ़ने में परिपूर्ण अवसर मिले। हमारा यह भी विश्वास है कि यदि कोई भी सरकार अपनी जनता को इन अधिकार से वंचित रखती है तो वह दबाती है, तो जनता को भी सरकार को बदलने या उसे मसूल समाप्त करने का अधिकार है। भारत में बरतानी सरकार ने न केवल भारतीय जनता के स्वतंत्रता से वंचित किया बल्कि उसकी जनता का शोषण भी किया और देश को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर नष्ट कर दिया। इसलिए हमारा विश्वास है कि भारत को अनिवार्य रूप से ब्रिटेन के साथ सभी संबंधों को समाप्त करके पूर्ण स्वराज प्राप्त करना चाहिए। ये 1930 में जब आपका रावी नदी के तट पर कांग्रेस का क्या होता है, सम्मेलन होता है, उस समय ये बात की जाती है। ठीक, अब गांधी जी के पास एक नया हथियार आ गया और उस नया हथियार का नाम है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन को वो सबसे पहले शुरू करेंगे नमक यात्रा से, और नमक यात्रा के एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है दांडी मार्च। क्या है? दांडी मार्च यात्रा के नाम से भी सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम जानते हैं। क्लियर है बच्चों? किसको जानते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए और आप इनको एक बार अच्छे से देख लीजिए, बात कर लीजिए। चलिए, देख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ जाए। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। अब होता क्या था, अंग्रेजों ने नमक पर भी टैक्स लगा रखा था। तो गांधी जी को लगा कि मैं किस मुद्दे पर पूरे भारतीयों को एक साथ खींच सकता हूं, एक साथ इकट्ठा कर सकता हूं। तो उनको केवल एक ही ऐसा पॉइंट दिखाई दिया। उनको लगा कि नमक वाला एक ऐसा शक्तिशाली मुद्दा है जिसमें लोगों को एक साथ प्रतीक कर सकता हूं। तो क्या होता है, 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। खत में उन्होंने 11 मांगों को उल्लेख किया। इसी को बोलते हैं गांधी जी का 11 सूत्री फार्मूला या 11 सूत्री मांग। इनमें से कुछ मांगे सामान्य थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपति से लेकर किसानों तक के विभिन्न तबकों से जुड़ी थी। क्या था कि इसमें उद्योगपति को भी शामिल किया था और किसानों को। कुछ मांग तो उन्होंने सामान्य रखी थी, लेकिन कुछ क्या था, दोनों के लिए आपका रखी थी। यानी कि गांधी जी चाहते थे कि किसानों के साथ साथ इस आंदोलन में एक जो समृद्ध आर्थिक पक्ष है, खासकर उद्योगपति वर्ग भी क्या हो, इस आंदोलन का हिस्सा बन सके। अब देखिए होता क्या है, गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि वे सभी अभियानों में शामिल हो सकें। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर खत्म करने के बारे में थी। क्या थी कि हम नमक का जो कर है हम उसको खत्म कर सकें, इसके विषय में ये आपकी मांग थी। ठीक, अब देखिए, नमक का अमीर गरीब सब इस्तेमाल करते थे, भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है, इसलिए
नमक पर कर और उसके उत्पाद पर सरकारी एजेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनकारी पहलू बताया कि नमक जो है खाने का बहुत बड़ा पार्ट है और इसके उत्पादन पर जो तुम जिस प्रकार से टैक्स लगा रहे हो, ये तो ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है, दमनकारी पहलू है, दबाने की कोशिश कर रही है। ऐसा गांधी जी ने कहकर चेतावनी दी और कहा कि नमक सत्य के जो नमक है, नमक पर जो कानून है, जो टैक्स है, ये समाप्त होना चाहिए। तो क्या किया गांधी जी ने, इसका पूरा प्रचुर मात्रा में आपका इसका विरोध किया। ठीक, अब देखिए, जब गांधी जी इसका विरोध करेंगे तो पूरे देश में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो उनके समर्थन में उतरेगा। अब क्या हुआ, महात्मा गांधी ने यह एक पत्र अल्टीमेटम यानी कि चेतावनी की तरह था, ऐसा नहीं था केवल मांग लिख दी। उन्होंने लिखा अगर 11 मार्च तक उनकी मांगों को नहीं माना गया तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। यानी कि अगर आपने हमारी ये 11 मांग पूरी नहीं करी 11 मार्च तक, तो हम क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला देंगे। ठीक, अब यहां भी मुसीबत थी क्योंकि जो आपके समय के बॉस आए थे लॉर्ड इरविन, वो भी आपका झुकने को तैयार न थे। ठीक, फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वासी वॉलेंटियर का मतलब होता है अनुयायी जो उनके फॉलोवर हैं के साथ यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर लंबी दांडी नामक मात्र गुजराती तट तक, यानी कि साबरमती जो पड़ता है अहमदाबाद में पड़ता है और अहमदाबाद से लेकर आपका दांडी जगह पड़ती है गुजरात में, वहां तक ये जाना था और इसकी लंबाई टोटल 240 किलोमीटर थी। इतनी लंबी आपकी यात्रा होनी थी और अपने 78 अनुयायी के साथ महात्मा गांधी निकल पड़े। ठीक, गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर करा। 10 मील उन्होंने आपका सफर किया और इस तरह से क्या हो गया, उन्होंने 24 दिन में 240 किलोमीटर की लंबी यात्रा आपका कंप्लीट कर ली। तो कभी क्वेश्चन बन जाए कि कितने अनुयायी के साथ गए थे, 78 अनुयायी के। शुरू कब करा, 11 मार्च को उन्होंने बता दिया था। कितने किलोमीटर थी, 240। कहां से शुरू हुई थी, तो साबरमती आश्रम से। कहां तक थी, तो गुजरात के दांडी नामक स्थान तक। कितने दिन लगे, 24 दिन। ठीक, गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों को शांतिपूर्ण अवज्ञा करके, यानी कि अंग्रेज से कहा ना माने, यानी कि आराम से आपको शांतिपूर्वक कहना है कि हम आपकी बात को नहीं मान सकते। यानी कि अब भी गांधी जी क्या संदेश दे रहे हैं कि आपको हिंसा नहीं फैलानी है। 6 अप्रैल को वह दांडी मार्च पहुंचते हैं और उन्होंने समुद्र का पानी उबाल कर नमक बनाना शुरू कर दिया और इस कानून का उल्लंघन था। और कह रहा है कि ऐसा करने पर क्या हुआ, कानून का उल्लंघन हुआ और क्या कर दिया, इस आपका कानून को क्या कर दिया, उन्होंने तोड़ दिया कि कोई भी व्यक्ति अब नमक पर जो है कर या टैक्स आपका नहीं देगा। दांडी मार्च यात्रा के साथ इन्होंने ही जैसे वहां पहुंचते हैं, वहां से पहुंचने के बाद तुरंत सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर देते हैं। यह सही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक, यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था। अब कह रहे हैं कि अभी आपने पढ़ा था, इससे पहले आंदोलन की बात कर दे, असहयोग। तो असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस तरह से डिफरेंस देखना है। इस बारे में लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग करने की बात की, बल्कि औपनिवेशिक शासन का उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ दिया, सरकार का नमक कारखानों के सामने आपका प्रदर्शन किए, आंदोलन फैलाए, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा, शराब की दुकान की पैकेटिंग होने लगी, किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया, गांव में तैनात कर्मचारी ने इस्तीफे देने लगे, बहुत सारे स्थानों पर जंगल में रहने वाले वन कानून का उल्लंघन कर दिया गया, वहां लकड़ी बीनने वाले और मवेशियों को वहां पे चराने वाले आरक्षित वन में घुसने लग गए। तो इस तरह से क्या हुआ, ये सारी चीज जो है आपकी होने लग गई। क्यों हो रही थी, क्योंकि गांधी जी ने शुरू कर दिया था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब ये उस समय की इमेज है, इसको आप देख सकते हो, जब गांधी जी अपने कितने 78 अनुयायी के साथ दांडी मार्च यात्रा करने के लिए
निकल रहे हैं। देखिए पूरा चित्र दिया है कि नमक यात्रा के दौरान महात्मा गांधी 78 अनुयायी के साथ गए, रास्ते में हजारों लोगों ने इस यात्रा को जुटते चले गए और गांधी जी ने इस यात्रा में लोगों को आह्वान किया कि जो लोग हमको रास्ते में मिल रहे हैं ठीक है, बाकी लोग आप क्या करें, अपने जहां पर नमक बनता है उस स्थान की यात्रा करें, यहां तक आने की कोई जरूरत नहीं है। तो गांधी जी ने देखिए कैसे आंदोलन को चलाया ताकि हिंसक ना हो सके। गांधी जी का मानना था अगर कोई आंदोलन हिंसक हो जाता है तो ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता और शांतिपूर्ण तरीके से चला गया आंदोलन, भले ही सफल ना हो लेकिन उसके दूरगामी परिणाम अच्छे निकलते हैं। तो एक बार इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। देख लिया बच्चों? तो इस तरह से हमने असहयोग आंदोलन से लेकर आपका दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1928 में साइमन कमीशन, इस पूरे दौर को हमने एक बार बहुत अच्छे से देख लिया, पढ़ लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, चैप्टर को रिवीजन कर लीजिए, कुछ भी डाउट बनता है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।